दोस्तों नमस्कार। मैं सतबीर दलाल आपके अपने चैनल भारत लिंक के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों हरियाणा के मेवात क्षेत्र में जो हिंसा हुई थी, अब वो हिंसा रुक गई है, थम गई है। इसके लिए सरकार ने भी प्रयास किए हैं और दोनों ही समुदाय के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उन्होंने भी इस हिंसा को शांत करने में अपना सहयोग दिया है, जो कि प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस हिंसा के अंदर जो सबसे दुखद बात थी वो ये थी कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, सभी ने एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं और उनमें से दो प्रमुख पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस का कहना था कि इलेक्शन नज़दीक आए हैं और बीजेपी ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस हिंसा को बढ़ावा दिया है। वहीं पर बीजेपी ने ये कहा है कि कांग्रेस ने इसको हवा दी है ताकि मुस्लिम भाईचारा खराब हो और कांग्रेस को उसका फायदा मिल सके। दोस्तों, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो दोनों ही आरोप यानी दोनों पार्टियों के एक दूसरे पर लगाए गए आरोपों में कुछ सच्चाई नज़र आती है। क्यों? क्योंकि जैसे कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, ताकि जो हिंदू वोट हैं वो इकट्ठे हो जाएं और उसको सारे का सारा बीजेपी को उसका फ़ायदा हो। और बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस शुरू से ही मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति करती आ रही है और उसने मुसलमानों को भड़काया है ताकि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ हो जाएं। तो दोस्तों, अगर इस चीज़ की हम सत्यता को देखते हैं या इस चीज़ में कितना दम है, इस चीज़ को देखते हैं, तो एक बार हमें दोनों ही पार्टियों के इतिहास को देखना पड़ेगा। और ये इतिहास आज से शुरू नहीं होता, दोनों ही पार्टियों का इतिहास होता है आज़ादी से पहले से ही। दोस्तों, आज़ादी से पहले से ही महात्मा गांधी के ऊपर गाए बगाए ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए ज़्यादा कार्य किया, मुस्लिमों का उनके दिल में ज़्यादा स्थान था, हिंदुओं का कम था। और आज यही नेहरू के बारे में भी आरोप लगते रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मुसलमानों के लिए ज़्यादा किया और हिंदुओं के लिए कार्य कम किया है। तो इस चीज़ का अगर लोग उदाहरण देते हैं तो वक्फ बोर्ड के बारे में वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का 1954 में, आज देश की आज़ादी के बाद 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही वक्फ वक्फ अधिनियम बनाया था और फिर 1964 में वक्फ बोर्ड का निर्माण किया था। इसी बोर्ड के निर्माण होने के बाद ही जो सरकारी ज़मीन थी या जो हिंदू या जो मुस्लिम चले गए थे भारत को छोड़कर, विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए थे, उस ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने अपने अधीन कर लिया। और उसके बाद धीरे धीरे जो लोग यहाँ के हिंदुस्तान में भी रहने वाले जो हिंदू थे और गरीब थे, बेबस थे, कमज़ोर थे, उनको भी डरा धमका के या उनकी हथिया के ना उस ज़मीन को वक्फ बोर्ड के अधीन कर लिया गया और उसकी कांग्रेस के राज में सुनवाई नहीं हुई। और इसी तरह कांग्रेस की तुष्टीकरण का एक और उदाहरण दिया जाता है कि 1985 में जब शाहबानो केस हुआ था, तो राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम देश के अंदर, और राजीव गांधी की सरकार ने शाहबानो के मामले में जिस तरह मुस्लिम समुदाय के सामने घुटने टेके और जिस तरह शाहबानो के साथ अन्याय किया, उससे भी तुष्टीकरण की विचारधारा पर बल मिलता है। और फिर इसके बाद 1995 की जब बात आती है तो 1995 में देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और पीवी नरसिम्हा राव ने दोस्तों वक्फ अधिनियम को दोबारा से रेगुलाइज किया और उसके तहत मुस्लिम समुदाय को या वक्फ बोर्ड को ये अधिकार दिया गया कि वो जिस भी ज़मीन को ये बोल देगी कि वो उसकी अपनी ज़मीन है, वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी, चाहे वो किसी व्यक्ति की खुद निजी ज़मीन हो या उसका ऑफिस हो या दुकान हो, तो उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं होगी। न हाई कोर्ट उस मामले को सुनेगी, न सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। और अगर इस मामले में किसी को शिकायत होगी तो वक्फ बोर्ड के पास ही वो व्यक्ति जा सकता है। और वक्फ बोर्ड के जो पदाधिकारी हुआ करते, वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के ही लोग हुआ करते। तो एक बार उस वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का जो भी फैसला हुआ करता, उसी को अंतिम माना जाया करता और उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं हुआ करती, जो कि हिंदू समाज के हिसाब से ये बहुत ही अनुचित था। और अब जब उसके बाद बारी आती है 2004 से 2014 के लिए, 14 के बीच की, तो इस दौरान भी सोनिया सरकार ने या यूँ कहिए मनमोहन सरकार ने भी मुस्लिम तुष्टीकरण का इतना ज़्यादा वो किया कि पूर्व प्रधानमंत्री ने तो एक बार ये भी बोल दिया था कि इस देश की जो प्राइवेट संपदा है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पूरे देश की प्रॉपर्टी के ऊपर सबसे पहला अधिकार मुस्लिम समाज का है।
इस तरह से अगर इस तरह की बात एक देश का प्रधानमंत्री कहता है तो तुष्टीकरण के आरोप लगना लाजमी है। तो दोस्तों इसी आधार के ऊपर लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया और इसी प्रधानमंत्री के इसी वक्तव्य के पूर्व प्रधानमंत्री के इसी वक्तव्य के कारण ही हिंदू समाज कांग्रेस से दूर होता चला गया, जिसका नतीजा हुआ कि 2014 में कांग्रेस की सरकार का पतन हो गया। लेकिन सिर्फ एक यही कारण नहीं था उसके पतन का, देखा जाए तो कांग्रेस के राज में इतने भ्रष्टाचार हुए थे। कभी 2G स्पेक्ट्रम था, टेलीकॉम घोटाला था, कोल घोटाला था, आदर्श सोसाइटी घोटाला था, कॉमनवेल्थ घोटाला था, और भी न जाने कितने घोटाले थे जो दिन प्रतिदिन कांग्रेस के राज में खुलते जा रहे थे। इसलिए देश की नज़रों में कांग्रेस पार्टी की जो छवि थी वो धूमिल हुई और उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उदय हुआ था वो बीजेपी में प्रधानमंत्री के रूप में हुआ, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हुआ और देश ने सत्ता की बागडोर बीजेपी को सौंप दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी जी। अब दोस्तों ये बात तो है कांग्रेस की, लेकिन अगर हम यही बात करें बीजेपी के बारे में या कि वो हिंदू ध्रुवीकरण की पार्टी करती है, तो हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, तो उसके अंदर भी अगर हम इतिहास देखें तो 1925 में जब डॉक्टर केशव बलिराम भगत ने आरएसएस का निर्माण किया था, आरएसएस की स्थापना की थी, तो उसका भी एक ही मकसद था कि देश के अंदर हिंदू राष्ट्र स्थापित किया जाए, हिंदुओं को इकट्ठा किया जाए, और इसी आधार पर उन्होंने 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी। लेकिन देश की आज़ादी के बाद क्योंकि कांग्रेस के अंदर इतने कद्दावर नेता थे और आरएसएस के पास इतना ज़्यादा कद्दावर नेता नहीं हुआ करते, तो उनको एक पार्टी बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो आरएसएस के 3 नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराम मधोक और दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने 1951 में जनसंघ पार्टी की स्थापना की ताकि देश के अंदर हिंदू राजनीति को बढ़ावा दिया जाए और हिंदूवाद को बढ़ावा दिया जाए और देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस के इतने कद्दावर नेताओं के साथ उन लोगों को सफलता नहीं मिली और धीरे धीरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी, उन लोगों का इतना बड़ा कद था कि उसके सामने आरएसएस या जनसंघ सफल नहीं हो पाया। लेकिन 1971 में एक टर्निंग पॉइंट आया आरएसएस के लिए, और वो ये था दोस्तों कि 1971 में 5वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे और उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था और रायबरेली से चुनाव में उनके सामने उम्मीदवार थे राजनारायण जी ने उस चुनाव में इंदिरा गांधी को हरा दिया था। लेकिन उस टाइम तक इंदिरा गांधी इतनी ज़्यादा सशक्त थी, इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि उसने न तो उस रिजल्ट को स्वीकार किया और देश में इमरजेंसी भी लागू कर दी। लेकिन जब 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव जीत के, यानी छल कपट से चुनाव जीत के या ताकत से चुनाव जीत के सत्ता में आई, तो राजनारायण ने इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और 1975 में ये निर्णय आया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने छल कपट से या शक्ति का प्रयोग करते हुए इस चुनाव में धांधली की है और इसलिए हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को गैर घोषित किया गया, उनको अयोग्य घोषित किया और न सिर्फ उनको राजनारायण को उसमें जीता हुआ पाया और बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर भी 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। कोर्ट के इस निर्णय से गुजरात हाई कोर्ट के इस निर्णय को श्रीमती इंदिरा गांधी ने मानने से मना कर दिया और देश की सारी अदालतों की और पत्रकारों की, मीडिया की और सभी कार्यपालिका की, न्यायपालिका की सभी संवैधानिक शक्तियों को समाप्त कर दिया और 1975 में इमरजेंसी घोषित कर दी। और इसी इमरजेंसी के कारण अगले 2 साल तक जितने भी विरोधी थे सभी को जेल में जाना पड़ा था दोस्तों। और जब 1977 में चुनाव हुए तो कुछ आरएसएस के नेताओं ने जनता पार्टी का निर्माण किया, जिसमें प्रमुख रूप से थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। इन्होंने जनता पार्टी का स्थापना की, जनता पार्टी की, और उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी। लेकिन 1980 तक आते आते जनता पार्टी भी खत्म हो गई और इसलिए दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, जिसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और उस पार्टी के स्थापना के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से
हिंदू राष्ट्र की वकालत करनी शुरू की, हिंदू राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे 2 लोकसभा चुनाव से लेकर धीरे पार्टी का ग्राफ बढ़ता गया और पार्टी के ग्राफ बढ़ने से बीजेपी को सफलता मिलती गई। और जब 1914 में नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद पूर्ण रूप से सत्ता में बीजेपी आई और हिंदूवाद को उसने बढ़ावा दिया दोस्तों। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया, कैसे किया, उसकी चर्चा कुछ देर बाद करेंगे। लेकिन अब बात आती है दोस्तों नो हिंसा की। तो नो हिंसा का जो प्रमुख कारण है कि कमजोर, हरियाणा के अंदर कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति। और उसका कारण क्या है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उसके साथ ही हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे और हरियाणा के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सत्ता आई थी। तो उसमें नरेंद्र मोदी ने उस मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को बनाया, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी उनके बचपन के पुराने साथी थे, आरएसएस के साथी थे। और हालांकि उस वक्त लोग तो ये कह रहे थे कि जो प्रधान मुख्यमंत्री बनने का जो स्थान था वो ये बीजेपी के अम्बाड़ा के वो जिनको बाबा के नाम से जानते हैं अनिल विज जी का नंबर था। लेकिन क्योंकि वो मनोहर लाल खट्टर जी नरेंद्र मोदी के दोस्त हुआ करते तो उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दे दी उनको। लेकिन श्री मनोहर लाल खट्टर एक कमज़ोर मुख्यमंत्री साबित हुए और उनकी जो नीतियां थी वो उनकी अपनी नीतियां नहीं थी, क्योंकि राजनीति में उनका अनुभव था नहीं। इसलिए धीरे धीरे पार्टी की पकड़ प्रदेश से कम होती गई। लेकिन जब 2019 में फिर से इलेक्शन हुए तो अमित शाह के अब की बार 75 पार के और नरेंद्र मोदी के दौरे के कारण दोबारा से सत्ता में कुछ हद तक पार्टी को सीट मिली, 40 सीट मिली। लेकिन उसमें भी अगर पार्टी को 40 सीट मिली तो उसका प्रमुख 2-3 कारण थे। एक तो ये था कि जो सर्वे था वो मीडिया ने, जिसको गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है, उसने उस सर्वे को छुपाया। और दूसरा कारण ये था कि हरियाणा के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो बीजेपी के खिलाफ थी। लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा कांग्रेस इसलिए नहीं उठा पाई कि हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा जितना कद्दावर व्यक्ति दूसरा नहीं था। लेकिन जो धड़ेबंदी थी कांग्रेस के अंदर और उसके अंदर जो कुछ 3 या 4 या 5 लोग थे वो एक तरफ थे, भूपेंद्र हुड्डा एक तरफ थे। तो उन 3-4 व्यक्तियों ने, जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपनी सीट के अलावा और 2-2 सीट भी जिता सके, उन्होंने पार्टी हाईकमान, कांग्रेस पार्टी हाईकमान के कानों में ये डाला कि भूपेंद्र हुड्डा की बजाय हम ज़्यादा वो कर सकते हैं और भूपेंद्र हुड्डा को बागडोर नहीं दी गई। इसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन अगर अब हम बात करें 2019 से लेकर 2024 तक, तो इसमें हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार की हालत और भी खस्ता हुई है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी नीतियां रही हैं मनोहर लाल खट्टर की, जैसे बेरोजगारी आज हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा है। एक बार जो व्यक्ति रिटायर हो जाता है उस सीट को ही समाप्त कर दिया जाता है, उसके ऊपर दोबारा भर्ती नहीं की जाती। और ये प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत या पीएसओ के तहत 18-18, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये की नौकरी दी जाती है, जिसमें कि युवाओं को अपना भविष्य नज़र नहीं आता। इसलिए अब इस समय पर हरियाणा के अंदर बीजेपी की हालत बिल्कुल खस्ता है और दोबारा से ऐसा लग रहा है, हरियाणा में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार दोबारा से आने जा रही है। और इसी आधार पर कांग्रेस ने ये एलिगेशन लगाया है कि बीजेपी जिसकी की सत्ता में नहीं वापसी हो रही, उसने सत्ता प्राप्ति के लिए ये खेल खेला है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो इसके अंदर न तो बीजेपी का, इस हिंसा के अंदर न तो बीजेपी का कोई रोल है और न ही कांग्रेस का कोई रोल है। यहाँ हिंदू या मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात नहीं है, यहाँ पर बात है कुछ युवाओं की। ऐसे युवा जिनके पास रोजगार नहीं है, जो यूट्यूब के ऊपर रोजाना चैनल बनाते रहते हैं, एक दूसरे को भड़काने के वीडियो डालते रहते हैं, एक दूसरे के समुदाय को गालियां देते रहते हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय के भी युवा हैं और बजरंग दल के या फिर विश्व हिंदू परिषद से या हिंदू समाज से भी कुछ ऐसे युवा हैं जो यूट्यूब के ऊपर भड़काऊ पोस्ट डालते रहते हैं। इन्हीं भड़काऊ पोस्ट के कारण ही माहौल ख़राब हुआ। और हाँ, ये बात ठीक है कि उस माहौल को ख़राब करने की जिम्मेदारी है वो मुस्लिम समुदाय के कुछ युवाओं की है। लेकिन अकेले अगर ये कहें कि उन्हीं की एक तरफा जिम्मेदारी है
या अकेले उन्होंने ही किया, तो ये भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मोनू मानेसर जैसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो पोस्ट डाली, जो भड़काऊ भड़काऊ पोस्ट डाली, उससे किसी भी समुदाय का नाराज होना या गुस्से में आना लाजमी है। लेकिन खैर जो भी है, अब सरकार ने इस मामले को कंट्रोल कर लिया है, और इसमें सबसे प्रमुख जो व्यक्ति, हाँ सरकार ने ये अपनी पीठ जो थपथपा रही है, उतना ज़्यादा भी काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि नूह के अंदर जो सरकार ने बुलडोजर चलाया है, वो ये कह रही है कि हमने बुलडोजर चला दिया है और लोगों को बाहर कर दिया, तो वो जो बुलडोजर है वो झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर चलाया गया है, और झुग्गी झोपड़ी वालों की वोट नहीं है नूह के अंदर या मेवात के अंदर या देश के अंदर। अगर इसलिए उस चीज़ की इतनी ज़्यादा अहमियत इसलिए भी नहीं है कि जिन लोगों की वोट नहीं है या जो झुग्गी झोपड़ी बना कर रहते हैं, अगर उनको एक जगह से स्थापित कर दिया जाएगा, तो और यहाँ से 5 या 10 किलोमीटर दूर जाके अपनी झुग्गी डाल लेंगे, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। फ़र्क तब पड़ता है जब उनको देश से बाहर निकाला जाए। क्यों? क्योंकि इस तरह की झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, और इससे देश की आंतरिक व्यवस्था को भी खतरा है। इसलिए इन लोगों को देश से तो बाहर कर ही देना चाहिए। लेकिन इस मामले में सरकार को और ज़्यादा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जिन मकानों से पत्थरबाजी हुई थी, अगर बुलडोजर चलाना है तो उन्हीं मकानों के ऊपर बुलडोजर चला जाए, तब तो ये माना जा सकता है कि सरकार ने योगी वाला एक्शन लिया है, कड़ा एक्शन लिया है। लेकिन अभी सरकार का कोई कड़ा एक्शन इस मामले में आया नहीं है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर अच्छी बात ये है कि जो हिंसा हुई थी वो शांत हो चुकी है। लेकिन उसके लिए सरकार की बजाय दोनों ही समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय है या हिंदू समुदाय है, उनके प्रबुद्ध लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने इस मामले को शांत किया है, और इस मामले में दोनों ही समुदाय के वे लोग बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। दोस्तों, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक यूट्यूबर हैं जिनकी काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, व्यूअरशिप है, 5 लाख से ऊपर है, और आज वो एक नूह के कोई पत्रकार है, उनके साथ लाइव भी थे। तो उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने इन झुग्गी झोपड़ी वालों को या बांग्लादेशियों को या फिर रोहिंग्या को उजाड़ कर गलत किया है, क्योंकि ये गरीब लोग थे। तो इस मामले में दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो इस देश में बाहर से आके झुग्गी झोपड़ी डाल रहा है या रह रहा है, ऐसे लोग क्राइम में ज़्यादा हैं, और ऐसे लोग अपने देश की कठपुतली होते हैं। ऐसे लोग इस देश की सिक्योरिटी के लिए एक कंप्रोमाइज़ हैं। इसलिए मैं हर एक यूट्यूबर से या हर एक प्राइवेट चैनल वाले से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि अपनी व्यूअरशिप के चक्कर में, अपनी रेटिंग के चक्कर में देश की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ ना करें, और इस मामले में सरकार का साथ दें। और ऐसे लोग जहाँ भी हैं, उल्टा सरकार से उनकी रिपोर्ट करें, सरकार को उनकी गतिविधियों के बारे में बताएं, ताकि हमारा ये देश सुरक्षित रह सके। तो इस मामले में दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा, और मैं दोनों ही समुदाय के बुद्धिजीवियों को साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मामले को अपने अपने युवाओं को समझाया और शांति स्थापित की। उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी, और वो साधुवाद के पात्र भी हैं दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपने मेरे वीडियो को देखा, मेरे विचार सुने। अगर आपको ये पसंद आए तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।